हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू बाय बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर। इस बुक में खासियत ये है कि इसके क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दी रहती है, जो पढ़ने में भी अच्छा रहता है और उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट व्याख्या रहता है। और आपको बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो झारखंड में होता है, जैसे कि जेपीसी, जेएसएससी, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है शासन व्यवस्था, और शासन व्यवस्था से सब में क्वेश्चन पूछता है। आपके जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है और अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम लोग एक एक करके पूरा शासन व्यवस्था को कवर करेंगे। और आज पहला जो टॉपिक है वो है नागवंशी शासन व्यवस्था। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़िए। नागवंश के संस्थापक राजा फनी मुकुट राय थे। इन्होंने 64 बीसी में नागवंश की स्थापना की। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बीसी नहीं था, ये एडी था, है ना। 64 ईस्वी था, ईसा पूर्व नहीं था। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है? गलत। दूसरा है, दरअसल मुंडा वंश का संस्थापक राजा मंदरा मुंडा। मदरा मुंडा अंतिम शासक थे, पहले मुंडा और संस्थापक में नहीं थे। के अंतिम उत्तराधिकारी राजा सुतिया पाहन हुए, और ये भी गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है, मदरा मुंडा ने सभी पढ़ा पंचायतों के मानकियों से सलाह उपरांत अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को 64 एडी में सत्ता सौंपी थी। तो ये सही है कि जो मदरा मुंडा थे वो अंतिम शासक थे, मुंडा पंचायत के अंतिम शासक थे, और उन्होंने अपने सभी मानकियों से सलाह मशवरा किया और अपने गोद लिए पुत्र को, जिनका नाम था फनी मुकुट राय, उनको 64 एडी में सत्ता सौंप दी। अब यह कहलाता है कि यह एक जनजातीय समाज द्वारा गैर जनजातीय समाज को सत्ता सौंपने की घटना थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो दो कथन हमारा सही है और ऊपर का दो कथन गलत है। तो हम लोग सी को सही लगाएंगे कि 3 और 4 जो कथन है वो सही है। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। नागवंश के संस्थापक राजा फनी मुकुट राय थे। इन्होंने 64 एडी में नागवंश की स्थापना की। दरअसल मुंडा वंश का संस्थापक राजा सुतिया पाहन के अंतिम उत्तराधिकारी राजा मदरा मुंडा हुए। मदरा मुंडा ने सभी पढ़ा पंचायतों के मानकियों से सलाह उपरांत अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को 64 एडी में सत्ता सौंप दी। यह एक जनजातीय समाज द्वारा गैर जनजातीय समाज को सत्ता सौंपने की घटना थी। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पर टिक लगाइएगा, ठीक है। पहला है कि नागवंशी काल में मुंडा मान की व्यवस्था भूइंहरी व्यवस्था के नाम से जानी जाने लगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, इस काल में पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, जो कि एक राजनीतिक इकाई थी। तो ये बात सही है कि पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, लेकिन यह एक राजनीतिक नहीं, एक प्रशासनिक इकाई थी जो प्रशासन चलाता था। राजनीतिक कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं था ये राजनीतिक इकाई था, प्रशासनिक इकाई था। तीसरा है कि मानकी को भूइंहर कहा जाने लगा, जो कि एक राजनीतिक पद था। फिर वही बात, राजनीतिक पद नहीं था, ये एक प्रशासनिक पद था। तो राजनीतिक गलत, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, तो हम ऑप्शन डी को टिक लगा के चलेंगे। अब हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या कहता है कि इस काल में पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, जो कि एक प्रशासनिक इकाई थी। मानकी को भूइंहर कहा जाने लगा, जो कि एक प्रशासनिक पद था, ठीक है, राजनीतिक पद नहीं था, राजनीतिक इकाई नहीं है पढ़ा और पट्टी। परंतु ग्रामीण पंचायती व्यवस्था पूर्व की भांति ही यथावत बनी रही, ठीक है। अब अगला, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, फनी मुकुट राय ने विशेषकर प्रयागराज के लोगों को छोटा नागपुर आने का निमंत्रण दिया। नहीं, गलत। बनारस के लोगों को आने का निमंत्रण दिया था, ठीक है, प्रयागराज को नहीं। अगर यहाँ इलाहाबाद भी लिखा रहता तो प्रयागराज और इलाहाबाद एक था, लेकिन नहीं, बनारस के लोगों को कहा था आकर के बसने के लिए, जिसमें कुंवर, लाल, ठाकुर, दीवान, कोतवाल, पांडे मुख्य थे। तो ये सही है। ये सभी पद आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मुंडा शासन व्यवस्था से आया है और मुंडा शासन व्यवस्था में ये सब पद हैं, तो इसमें भी रहेगा। देखिए, किताब बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हम शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से कहेंगे
कि थोड़ा बहुत हमको पसंद नहीं आया। कारण पहला, नागवंशी शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था का ही देन है। तो पहले आप मुंडा शासन व्यवस्था पढ़िए, बुक में चाहे जो दिया है वो रहने दीजिए, अब इसका हम कुछ कर सकते नहीं हैं। तो आप अगर पढ़ते हैं ना तो उड़ान का किताब उठाइए, सार संग्रह, द बेस्ट बुक। उसमें से सबसे पहले शासन व्यवस्था को एक एक करके पढ़िए, और मेरा मानिए तो पहले आप उसमें मुंडा शासन व्यवस्था पढ़िए, फिर नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़िए, क्यों मुंडा लोग ही अपना शासन व्यवस्था नागवंशियों को दिए। तो पहले नागवंशी के जो शुरू के राजा हुए ना, वो मुंडा शासन व्यवस्था को कुछ हद तक बहुत ले करके चले, लेकिन भी धीरे धीरे समय बदलता गया और परिवर्तन उसमें देखने को मिला, तो वो व्यवस्था थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन फिर भी बहुत से अधिकारी, बहुत सी चीज़ें जो बहुत लंबे समय तक रह गई, चेंज नहीं हुआ। तो आप पहले अगर मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो आप नागवंशी के चेंजेस समझ पाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले उससे पढ़िए, और क्वेश्चन के हिसाब से भी मेरे को ऐसा लगा कि इसमें और क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा कम क्वेश्चन है। तो आप एक बार सार संग्रह से पढ़िए, अगर आपके पास A to Z है तो आप A to Z से भी पढ़िए, वो भी बहुत अच्छा उसमें बताया गया है। चाहे जिससे भी पढ़िए, ये शासन व्यवस्था से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, एक एक शासन व्यवस्था से एक एक क्वेश्चन है, और जो लास्ट में सभी जनजाति का जो मिसलेनियस है उससे 2 क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से बहुत क्वेश्चन हो गया है। तो आप एक काम कीजिए कि इसको एक बार किसी भी दोनों में से, चाहे आपके पास जो भी बुक है, उसको एक बार पढ़ करके तब यहाँ पर इसको लगाइए। चाहे इसको पहले देख लीजिए तो आपको कुछ समझ में आने लगे तो आप उसको पढ़िए, लेकिन पक्का है कि आपको एक बार सार संग्रह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट के हिसाब से तो हम यही आपको सलाह देंगे। फनी मुकुट राय ने विशेषकर बनारस के लोगों को छोटा नागपुर आने का निमंत्रण दिया था, ठीक है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। तो अभी हम लोग 64 AD देखे थे ना, कि 64 AD में आया, तो इसको कौन सा शताब्दी कहेंगे? पहला शताब्दी कहेंगे, क्योंकि शताब्दी आगे चलता है। जैसे कि अभी 2000 ईस्वी चल रहा है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं हम लोग, तो एक आगे चलता है। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ था। नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान, पटवारी एवं वकील करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? अब सही कथन बताइए। तो पहला कथन कहता है कि मुगल काल में नागवंशी राजाओं की स्थिति बदली, विशेषकर नागवंशी राजा दुर्जनशाल को जब जहांगीर ने 10 साल, गलत 12 साल, ठीक है, का बंदी बनाया था। देखिए स्टेटमेंट में ये सिर्फ गलत है, बाकी जो बाकी स्टेटमेंट वो सही है। अब इसको समझिए, मुगल काल में नागवंशी राजाओं की स्थिति बदली, विशेषकर नागवंशी राजा दुर्जनशाल को जब जहांगीर कैद करके लेकर चला गया 12 साल तक। और एक चीज़ जानी कि सहबल राय को शेर के आगे मरने छोड़ दिया, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये मुगल बिना मालगुजारी लिए मानेंगे नहीं, मार देंगे या छीन लेंगे आपका राज्य, लेकिन वो मालगुजारी लेंगे ही। तो ये बात यहाँ के राजाओं को जब समझ में आ गया, तब कुछ कुछ इनका प्रशासन बदला, क्योंकि अब मालगुजारी का पूरा स्ट्रेस किस पर है? राजा पर है। तो राजा अपने पे तो रखेगा नहीं, वो धीरे धीरे क्या करेगा? वो पब्लिक से पैसे इकट्ठा करने लगेगा, उसके लिए पदाधिकारी रखेगा। तो वही सब चेंजेस धीरे धीरे आया था। तो यही बात ये बता रहा है। और अगला है कि रिहाई के बाद उन्हें 8,000 रुपये वार्षिक लगान देने को मजबूर किया गया, और इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्वरूप बदल गया। तो देखिए ये स्टेटमेंट केवल इसलिए गलत है क्योंकि 8,000 के बदले 6,000 हो जाएगा, बाकी ये स्टेटमेंट और गलत नहीं है। जब उनको रिहाई दिया गया तो कहा गया कि आपको 6,000 रुपये वार्षिक कर देना पड़ेगा, और ये मान गए, क्योंकि 12 साल जेल में रहने के बाद इनको समझ में आ गया कि इससे बढ़िया है कि हम 6,000 का साल इसको दे दें और अपना जगह पे राज करें अच्छे से, है ना। तो ये चेंजेस आएगा धीरे धीरे। अगला है, नागवंशी राजाओं ने नियमित कर वसूली का जिम्मा मुंडा मानकी को ही सौंपा। तो ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया था ना। यह जिम्मेवारी बाद में जागीरों को दी गई, जिसे जागीरदारी प्रथा का नाम दिया गया, और यही जागीरदार बाद में जमींदार, और जमींदार ही बाद में भूमि का मालिक बन गया, ठीक है। ऐसे ही ना चला। तो हम लोग कहेंगे कि सी सही है, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। मुगल काल में नागवंशी राजाओं की स्थिति बदली, विशेषकर नागवंशी राजा दुर्जनशाल की, जब जहांगीर ने 12 साल का बंदी बनाया था उसको। तो साल कितना था? 12 साल, वहाँ 10 साल लिखा था इसलिए गलती हुआ। रिहाई के बाद उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक लगान देने को मजबूर किया गया, तो इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्वरूप बदला, ठीक है। वहाँ 8,000 लिखा था, इसीलिए स्टेटमेंट गलत कहे थे हम लोग। अगला है, नागवंशी शासन व्यवस्था के समय में बदले परिस्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को टिक लगाइए।
1765 में मुगल बादशाह शाह आलम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुई। हाँ, ठीक है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त इस क्षेत्र में लागू नहीं हुआ। नहीं, लागू हुआ था, लागू हुआ था, क्योंकि हम लोग बंगाल के अंतर्गत आते थे, तो क्यों नहीं लागू होगा 1793 का स्थायी बंदोबस्त। अगला है अब लगान वसूली का कार्य जमींदारों को दिया जाने लगा। इसी समय पढ़ा प्रणाली परगना में बदल गई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत था, तो सी नंबर सही है। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, जिस पर आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस प्रक्रिया में जमींदार को भूस्वामी माना गया। अब लगान वसूली का कार्य जमींदारों को दिया जाने लगा। इसी समय पढ़ा प्रणाली परगना में बदल गई। जो पढ़ा प्रणाली था वो परगना में बदल गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के समय में बदले परिस्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब कौन सा कथन सत्य है? नागवंशी शासन व्यवस्था में बदलाव बताना है आपको। नागवंशी शासन व्यवस्था समय के साथ कमजोर हुई। मुंडा मानकी का महत्व धार्मिक क्रियाकलापों तक सिमट कर रह गया, परंतु नागवंश का इतिहास चलता रहा। ये बिल्कुल सही है। नागवंशी शासन व्यवस्था खत्म हुई, लेकिन नागवंशी राजा लोग चलते रहे। ठीक है। और मुंडा मानकी को जो पूरे गांव का तरह तरह के चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक क्रियाकलापों तक ही सिमट गया। बिल्कुल सही है, पूरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अंत में 1963 में बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया। इसके अंतिम राजा उदयनाथ शाहदेव तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ रही। इस स्टेटमेंट में भी सब कुछ सही है, सिर्फ गलत है उदयनाथ शाहदेव। ये अंतिम शासक नहीं थे। ठीक है, ये अंतिम शासक नहीं थे। तो इसमें ये पूरा स्टेटमेंट सच होता, लेकिन इनका नाम की वजह से गड़बड़ हो गया। तो अब हम लोग कहेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 1963 में बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया। इसके अंतिम राजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ रही। नाम याद रखिएगा, चिंतामणि। याद कर लीजिए कि राजकाज गया तो इसको चिंता हो गया। हम लोग को तो रिलेट करके याद करना है, कौन सा हम लोग को वहाँ जाना है। अगला है मुंडा समाज में गाँव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। मिश्रित रूप, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। इसको पढ़ा कहते हैं। ठीक है, मुंडा समाज में गाँव का मिश्रित रूप पढ़ा कहलाता है। अगला है नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताइए। अब देखिए है डेफिनेशन कि कौन को आप क्या कहेंगे। तो पहला है नागवंशी राजा के बारे में कि इसको महाराज कहकर संबोधित किया जाता था तथा यह प्रशासन का सर्वोच्च बिंदु था। तो ये ठीक है, सही बात है। नागवंशी राजा सबसे बड़े होते थे, उनको महाराज कहा जाता था। दूसरा है दीवान के बारे में कहा गया है कि यह शासन में सैन्य मामलों का प्रमुख था। तो ये गलत है। दीवान सैन्य मामला नहीं, वित्तीय मामला देखता था। कौन सा मामला देखता था? वित्तीय मामला। तो ये गलत है। अगला है पांडे के बारे में आपको बता रहा है कि पंच में या पढ़ा राजा की अनुमति से लिए गए निर्णय को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराता था। तो ये सही है। ठीक है, पांडे का काम यही था कि राजा जो निर्णय लिए हैं वो जाएगा ढोल मंजीरा लेके सबको बताने के लिए कि राजा ये कह रहे हैं, राजा ने ये बोला है, ऐसा वो जा करके बताता था। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? ए सही है, 1 और 2 कथन सही है, तीसरा दूसरा गलत था। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट गलत था, 1 और 3 सही था, है ना। अब इसका व्याख्या देखेंगे। नागवंशी राजा महाराज कहकर संबोधित किया जाता था तथा वह प्रशासन का सर्वोच्च बिंदु था। दीवान के बारे में कह रहा है कि यह शासन में वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था। और पांडे के बारे में कह रहा है कि पंच में या पढ़ा राजा की अनुमति से लिया गया निर्णय को मौखिक रूप से सभी को जाकर के अवगत कराता था। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसको पढ़िए। नागवंशी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अब हम लोग देखते हैं पहला। महतो के बारे में कह रहा है कि गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति महतो या महत्तम कहलाता था। बिल्कुल सही।
अगला है कि दीवान के बारे में कह रहा है कि यह शासन में वित्त मामलों का प्रमुख था, बिल्कुल सही। भंडारिक के बारे में कह रहा है यह लोगों को राजा के आदेशों से अवगत कराता था, नहीं। नाम भंडारिक है तो ये अन्न को भंडार करेगा, अन्न को उपजाने में काम करेगा, लेकिन ये जो बोल रहा है कि सबको जा कर के राजा का आदेश सुनाता था, तो ये गलत हो गया। ग्राम स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले 22 अधिकारियों का वर्णन मिलता है। जब आप बुक पढ़ेंगे उड़ान का या ये, तो 22 अधिकारी का पूरा नाम दिया गया है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ऐसे 22 का नाम याद नहीं करना आपको। तो बी नंबर जो है इसका 1, 2 और 4 सही है, तीसरा तो गलत था। महतो गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति महतो या महत्तम कहलाता था, ठीक है। भंडारी के बारे में बता रहा है कि राजा के गांवों में खेती बाड़ी करने तथा अन्न का भंडारण करने हेतु इसकी नियुक्ति की जाती थी। याद करना ही नहीं है, भंडारी है तो भंडार करेगा अन्न का, और क्या। भंडारिक उसी को कहते थे कि यह भंडार गृह का प्रहरी होता था। भंडारी में दोनों चीज आएगा। ग्राम स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले 22 अधिकारियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला है नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी का मुख्य कार्य क्या था, यानी कि भंडारी क्या करता था। तो भंडार गृह का प्रहरी था, अन्न उपजाने, अन्न को संभालने, भंडार करके रखने का इसका काम था। नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारिक या भंडार गृह का प्रहरी होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागवंशी शासकों का प्रथम राजधानी किस स्थान पर था। तो पहला है सुतियांबे था, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में ही सुतियांबे को राजधानी बना दिया गया था, उसी समय से चलते आया। और शुरू में जो फनी मुकुट राय हैं वो राजधानी सुतियांबे को ही रखे, चेंज नहीं किए, तो सुतियांबे ही हुआ। आप कभी अगर पतरातू वैली घूमने गए हैं तो वैली उतरने से पहले पिठोरिया आता है, पिठोरिया में ही सुतियांबे का बैनर लगा हुआ है, ठीक है। प्रथम नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने राजवंश की स्थापना 64 AD में किया था, जिसने अपनी पहली राजधानी सुत्यांबे में स्थापित किया था। पहली राजधानी क्या बनाएगा, उस समय सुत्यांबे में ही राजधानी था, तो बस ये हटा के कहीं दूसरी जगह ले नहीं गया। ये भी मान लिया कि हाँ सुत्यांबे को ही हम भी अपनी राजधानी बनाएंगे, जो वर्तमान में पिठोरिया के नज़दीक स्थित है। पिठोरिया से आगे जाइएगा ना तो आपको बैनर लगा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना से स्पष्ट होती है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों की क्या क्या जिम्मेदारी थी। तो ये एक किताब है डॉक्टर बीपी केसरी जी का, उनकी रचना छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ संदर्भ कुछ सूत्र, ऐसा किताब का नाम है, ठीक है। उसमें नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों का वर्णन मिलता है। जो 22 अधिकारी के बारे में हम लोग पढ़े ना, वो अब हुआ नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ा शासन व्यवस्था, ठीक है। देखिए नागवंशी के बाद तुरंत सर क्या पढ़वा दे रहे हैं हम लोग को, पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव की। अगर मुंडा पढ़ लेते तो ज़्यादा ना समझ में आता नागवंशी, तो आप अपने से जा करके नागवंशी को और मुंडा को एक साथ पढ़ करके रखिए, ताकि आपको डिफरेंस जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। बाकी चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाहन के बारे में। भुइहर गांव में धर्मेश के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी, जिसका प्रधान महतो कहलाता था। तो जब महतो कहलाता था तो पाहन का डेफिनेशन कैसे हुआ, ये तो गलत हो गया। दूसरा, महतो का डेफिनेशन बता रहा है आपको कि यह गांव में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि का कार्य कराते थे तथा इसके बदले इन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी, जिसे पहनई भूमि कहते थे। जब पहनई भूमि पाहन को दिया जाता था तो ये महतो का डिफिनेशन कैसे होगा, ये भी गलत है। यह पद हमेशा किसी साधुशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था, यानी कि ये महतो का डिफिनेशन होना चाहिए था और ये पाहन का डिफिनेशन होना चाहिए था, यही गड़बड़ हो गया ना यहाँ। अगला है मांझी के बारे में आपसे कह रहा है कि महतो की मदद के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। ये महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य करता था, ठीक है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। आगे है, यह पाहन का सहयोगी है, किसके बारे में, बैगा के बारे में अब डेफिनेशन मिल रहा है, तथा इसका मुख्य कार्य ग्रामीण देवता की पूजा कर उसे शांत कराना है, इसे वैद्य भी कहा जाता है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है। हमसे पूछा क्या था कि गलत कौन है, असत्य पूछा था ना, हाँ असत्य पूछा था। तो मेरा असत्य कौन कौन था, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत था, असत्य था, तो यही मेरा आंसर हो गया। अब पढ़िए महतो का डेफिनेशन, याद कर लीजिए यहीं पर।
भुइहर गांव में धर्मेश के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी, जिसका प्रधान महतो कहलाता था। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग उरांव की जो शासन व्यवस्था है उसको पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ा शासन व्यवस्था है ना, उरांव की है। तो उरांव गांव के बारे में आप सुन रहे हैं कि भुइहर गांव में धर्मेश के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी, जिसका प्रधान महतो कहलाता था। ठीक है, अब पाहन के बारे में बता रहा है कि यह गांव में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि का कार्य कराते थे तथा इसके बदले इन्हें मुक्त जमीन दी जाती थी, जिसे पहनई भूमि कहते थे। यह पद हमेशा किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। अब चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताइए। तो पहला कथन कहता है कि उरांव में पारंपरिक शासन व्यवस्था के निर्धारण हेतु पहले पाहन होते थे, जो धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को देखते थे। हाँ, ये सही है। बाद में आया महतो, पहले पाहन ही दोनों जिम्मेदारी निभा लेता था। पाहन के सहयोग हेतु महतो का पद बना। हाँ, ठीक है। और फिर है कि उरांव में कहावत है कि महतो गांव बनाता है, पाहन गांव चलाता है। नहीं नहीं, ये उल्टा हो गया। पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है, ऐसा कहावत है। तो कौन कौन कथन सत्य हुआ हम लोग का? 1 और 2 कथन सही हुआ। उरांव में कहावत है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। उल्टा नहीं कर दीजिएगा जैसे यहाँ पे कर दिया था। आगे क्वेश्चन है, पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है आपको, कि जो गलत होगा उसको टिक लगाइएगा। पढ़ा राजा को दी गई भूमि राजहंस भूमि कहलाती थी। नहीं, उरांव में मंझियस भूमि कहते थे। क्या कहते थे? मंझियस भूमि। तो यह राजहंस भूमि जो लिखा है ये गलत है। अगला है कि पाहन को दी गई भूमि पहनई भूमि कहलाती थी। ठीक है। महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि कहलाती थी। ठीक है। पाहन को दी जाने सहायता हेतु दी गई भूमि पहनई भूमि कहलाती थी। एक ही स्टेटमेंट 2 बार बोल दिया। हाँ, सही है। तो मेरा केवल पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सो ए नंबर सही है कि हाँ, पहला स्टेटमेंट गलत था। पढ़ा राजा को दी गई भूमि मंझियस भूमि कहलाती थी। पाहन को दी गई भूमि पहनई भूमि कहलाती थी। महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि कहलाती थी। पाहन के सहायता हेतु दी गई भूमि पहनई भूमि कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताइए। पहला कथन कहता है कि झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। तो ये गलत है। बख्तियार खिलजी 13वीं सदी में आया था। ठीक है, कौन सी सदी में आया था? 13वीं सदी में आया था। यही जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था ना। बख्तियार खिलजी था। हाँ, कंफर्म। हाँ, बख्तियार खिलजी था जो इधर आया था उस समय झारखंड भी चला आया ये। तो उरांव उन्हीं के साथ आए थे, ऐसा कहता है। 13वीं शताब्दी में था, 12वीं सदी नहीं था। तो स्टेटमेंट गलत। उरांव में मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपने क्षेत्रों में लागू किया, जिसे पढ़ा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये ठीक है। ठीक है। तीसरा है कि उरांव जनजाति द्वारा खेती के लिए बनाई गई उपयुक्त भूमि भुइहरी कहलाती थी तथा इस गांव का मालिक भुइहर कहा जाता था। तो ये भी सही है। अब हम लोग कहेंगे कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। झारखंड में उरांव जनजाति के प्रवेश 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि पढ़ा स्तर पर उरांव में कई गांव को मिलाकर, जैसे कि 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव या 22 गांव, एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरा, यह पंचायत निम्न, मध्य एवं उच्च 3 श्रेणी में विभाजित होता है। हाँ, बिल्कुल सही। अगला है, पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुष भाग लेते थे या उरांव की मुख्य प्रशासनिक इकाई थी? तो देखिए, अगर केवल पुरुष कहेगा तो गलत बात है। क्यों? उरांव का जो पंचायत लगता था उसमें भले महिलाओं को कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता था, कोई अधिकारी नहीं बनती थी, लेकिन पंचायत का जो कार्यवाही होता था उसको देखने के लिए, भाग लेने के लिए जाते थे। जैसे पुरुष और महिला, पूरा गांव के लोग जाते हैं। लेकिन आप मुंडा में ऐसा था कि महिलाएं नहीं जाती थी, लेकिन उरांव में महिलाएं जाती थी। तो ये कथन केवल पुरुष लिखा है इसलिए गलत है, नहीं तो ये सही रहता। तो इसका सही आंसर 1 है कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है क्योंकि महिलाएं भी भाग लेने जाती थी। पढ़ा स्तर पर उरांव में कई गांव को मिलाकर 5, 7, 11, 21 या 22 एक अंतरग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता था। यह पंचायत निम्न, मध्य एवं उच्च 3 श्रेणी में विभाजित था।
पंचायत की कार्यवाही में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे। यह उरांव की मुख्य प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब सही जो है उसको टिक लगाते चलिए। उरांव की पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। हाँ, लेती थी। इनको कोई पद नहीं दिया जाता था, लेकिन भाग लेती थी। मुंडा की पंचायत बैठक में महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी। बिल्कुल सही, मुंडा में महिलाएं भाग लेने नहीं जाती थी। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, एकदम सही है, दोनों कथन सही है। उरांव की पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। मुंडा की पंचायत बैठक में महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको हम लोग देखेंगे। पढ़ा दीवान के बारे में बोल रहा है आपको कि यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता था, तो गलत है। पढ़ा दीवान पंचायत का प्रमुख नहीं होता था, पढ़ा राजा होता था, तो ये हुआ गलत। ठीक है, पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत में यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी है जो सुप्रीम की कोर्ट की तरह कार्य करता है। तो पढ़ा राजा नहीं, पढ़ा दीवान यहाँ पर काम करता, तो ये भी गलती हो गया। अब पढ़िए, पढ़ा राजा पंचायत का प्रमुख होता है, और पढ़ा दीवान के बारे में कह रहा है कि पढ़ा पंचायत में यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन उल्टा था, बाकी ठीक था, उल्टा था, तो हम कहेंगे कि दोनों का दोनों क्या है, गलत है। अगला, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? पाहन को जो भूमि दी जाती थी उससे लगान नहीं लिया जाता था, तो उसको हम लोग पहनई भूमि कहते थे, ताकि वो अपने जीवन का आजीविका उससे चला सके। पाहन के बारे में आपको बता रहा है कि यह गाँव में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि का कार्य कराते थे, तथा इसके बदले उन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी, जिसका कोई कर नहीं लिया जाता था, जिसे पहनई भूमि कहते थे। यह पद हमेशा किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता था? तो अभी पढ़े थे हम लोग कि ये पद पढ़ा दीवान का था, है ना। पढ़ा दीवान पढ़ा पंचायत में यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी है। हम लोग उरांव की शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, और देखिए शासन व्यवस्था पढ़ते वक्त में सबसे बड़ा दिक्कत किस चीज़ का होता है ना, कि आप पहला शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो लगता है वाह वाह याद हो गया, फिर आप दूसरा शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन फिर भी मन में चलता है कि नहीं नहीं उसका ये था, इसका ये था, हमको याद हो गया। और जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ते जाते हैं आपका कन्फ्यूज़न शुरू होता है, कहीं महतो आगे है, कहीं मांझी है, तो कहीं कहीं है, तो कोई सहायक अलग है, पुजारी का नाम अलग है, तब आपका कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। तो बस यही दिक्कत है कि आपको इसको पढ़ते वक्त में जब भी पढ़े एक बार में सबको पढ़े। रिवीजन करने का इसका एक ही टैक्टिस है, आप एक को पढ़ के नहीं छोड़ सकते हैं। जिस दिन भी उठाइए इस टॉपिक को, सबका शासन व्यवस्था एक ही दिन पढ़ जाइए। ऐसा सोचेंगे कि नहीं एक दिन पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न कम रहेगा, नहीं, एक एक दिन के पढ़ेंगे तभी कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा। एक ही दिन में पढ़ जाएंगे तो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। तो आगे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है। हम लोग पढ़ा दीवान के बारे में पढ़ रहे हैं, तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करता है, जिससे जिस मुद्दे पर पढ़ा राजा निर्णय नहीं ले पाते हैं उसे पढ़ा दीवान के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि पढ़ा राजा का पद से ज़्यादा बड़ा पढ़ा दीवान का पद है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताइए। पहला कथन पढ़िए, उरांव जनजाति के गांव का प्रधान महतो होता है, तो सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उरांव जनजाति के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है महतो गांव चलाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीसरा है, पाहन की मदद के लिए पाहुरी नामक अधिकारी होता है, नहीं नहीं, पाहन के मदद के लिए बैगा नाम का अधिकारी होता है ना। तीसरा गलत हो गया, मेरा 2 सही हुआ। उरांव जनजाति के गांव का प्रधान महतो होता है। उरांव जनजाति के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है महतो गांव चलाता है। पाहन की मदद के लिए बैगा नामक अधिकारी होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10वां हो गया, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होते हैं। पढ़ा राजा के बारे में पढ़िए, यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है तथा उन मामलों का निपटारा करता है जो महतो द्वारा नहीं किया जा सकता, या फिर महतो ने उस मामले को पढ़ा राजा के पास स्थानांतरित कर दिया। पहले महतो, फिर पढ़ा राजा, फिर पढ़ा दीवान, है ना, ऐसी जाएगा मामला।
वहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। अगला है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताइए, यानी कि गलत जो है। तो गलत कौन सा है? यह गांव का प्रधान होता है। महतों के बारे में पूछा था ना, महतों के बारे में कि यह गांव का प्रधान होता है। हाँ होता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। हाँ करता है महतों। महतों के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। हाँ होते हैं। तो डी नंबर कहता है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सत्य हैं। डी नंबर देखिए, मतलब व्याख्या देखिए। महतो, भूंयहर गांव में धर्मेश यानी कि सूर्य देवता के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी, जिसका प्रधान महतो कहलाता था। यह गांव के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का रक्षक था। अखड़ा, शासन आदि की सुरक्षा की जिम्मेवारी इसी पर होती थी। महतो गांव के सभी प्रशासनिक कार्य करता था, इसलिए इसे स्वतंत्र प्रधान कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है? बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती है? पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है और बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला पढ़िए, पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव पंच को झंडे का चिन्ह और झंडे का रंग बांटती है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है, गांव पंच आवंटित चिन्ह और रंग का ही व्यवहार करता है, मतलब जो मिला है उसी को यूज़ कीजिए। और पढ़ा पंच द्वारा आवंटित चिन्ह और रंग का प्रत्येक गांव पंच के लोग सम्मान करेंगे। हाँ, आपको कुछ मिला है तो आपको उसका सम्मान करना ही चाहिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हाँ बिल्कुल, सभी कथन सत्य हैं। अब इसको पढ़िए। पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव पंच को झंडे का चिन्ह और झंडे का रंग बांटती है। गांव पंच आवंटित चिन्ह और रंग का ही व्यवहार करता है, यानी कि आपको जो कलर और जो झंडा मिला है आप उसी का यूज़ कीजिए, दूसरा को उठा के नहीं घूमना है। पढ़ा पंच द्वारा आवंटित चिन्ह और रंग का प्रत्येक गांव पंच लोग सम्मान करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। ठीक है, तो पहला कथन पढ़िए, इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल कारतो होते हैं। बिल्कुल सही। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही। हम लोग कहते हैं कि उरांव में महिलाएं पंचायत में जो भी मुद्दा होता है उसको सुनने जाती हैं, लेकिन उनको कोई पद नहीं दिया जाता। तो सही है, दोनों कथन सही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। पढ़ा पंच की बैठक कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, राजा गांव या दीवान गांव के सीमा के अंदर होती है। पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। पढ़ा पंच की बैठक राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर होती है, और एक होता था प्रजा गांव ना। 16 नंबर क्वेश्चन, पढ़ा की शाखाएं। पढ़ा की शाखाएं कौन कौन है? अतका पढ़ा, डाडा पढ़ा, भूली पढ़ा। उपयुक्त सभी है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ा की शाखाएं हैं अतका पढ़ा, डाडा पढ़ा एवं भूली पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी पढ़ा शासन व्यवस्था के ग्राम स्तर का अधिकारी नहीं होता है, यानी कि ग्राम स्तर में इसका काम नहीं है? तो महतो ग्राम स्तर है, बैगा ग्राम स्तर है, पाहन ग्राम स्तर है, लेकिन दीवान तो ग्राम स्तर नहीं है, अंतर्ग्रामीण है। तो इसका सही आंसर डी हो गया। पढ़ा शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर का अधिकारी निम्नलिखित है, महतो है, पाहन है, मांझी है, बैगा है। वहीं दीवान पढ़ा स्तर के लिए न्याय अधिकारी है। पढ़ा स्तर मतलब कि अंतर्ग्रामीण, एक गांव से ज़्यादा। अगला है कि पढ़ा शासन व्यवस्था में गांव के अखड़ा एवं शासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो गांव की पूरी जिम्मेदारी महतो को दी गई है। महतो गांव के प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे अखड़ा या शासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अगला है, महतो के द्वारा अनसुलझे मामले को किसके पास स्थानांतरित कर दिया जाता है? तो अगर कहा कि महतो से नहीं संभला तो वो पढ़ा राजा को दे देंगे, पढ़ा राजा से नहीं संभला तो पढ़ा दीवान के पास जाएगा। यही है ना, यही हायरार्की चलेगा। तो हम लोग बीच चलेंगे कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है या उन मामलों का निपटारा करता है जो महतो द्वारा नहीं किया जा सकता है, या फिर महतो ने किसी मामले को इसके पास स्थानांतरित कर दिया हो। अगला है, पढ़ा शासन व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की भांति कौन काम करता है? तो पढ़ा दीवान करता है।
तब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन काम करेगा, पढ़ा दीवान करेगा। पढ़ा पंचायत में यह प्रमुख न्याय अधिकारी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। जिस मुद्दे पर पढ़ा राजा निर्णय नहीं ले पाते उसे पढ़ा दीवान के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगला है पढ़ा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के निर्णयों तथा आदेशों को लोगों तक कौन पहुंचाता है। तो हम लोग पढ़े थे मांझी का काम है। मांझी को लाया ही गया है महतों का मदद करने के लिए। तो महतों की मदद के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, किसकी, मांझी की। ये महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, उरांव के गांव में धर्मेश के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत कौन सी संस्था है। तो ग्राम पंचायत है। ठीक है, गांव का पंचायत। उरांव भूंयहर गांव में धर्मेश सूर्य के देवता को कहते हैं, के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी जिसका प्रधान महतो कहलाता था। ठीक है, अगला है किस जनजाति से संबंधित प्रसिद्ध कहावत है कि पाहन गांव बनाता है महतो गांव चलाता है। तो ये उरांव में फेमस कहावत है। ठीक है, उरांव जनजाति से संबंधित प्रसिद्ध कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। इसको उल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं तो सब सार उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग एक शासन व्यवस्था और कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब बारी है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ढोकलो सोहर का क्या अर्थ है। क्वेश्चन तो यहीं से शुरू ही होता है इस चैप्टर का। तो पहला है ढोकलो सोहर का क्या अर्थ है। ग्राम सभा का संचालन, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सभापति या समाज की बैठकी। तो इसका सही आंसर है समाज की बैठकी। ढोकलो का अर्थ बैठक और सोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। यह खड़िया जनजाति से संबंधित परंपरागत शासन व्यवस्था है। आरंभ में यह बैठक ग्राम स्तर पर आयोजित की जाती थी, परंतु वर्तमान में यह संपूर्ण खड़िया समाज के लिए आयोजित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ढोकलो सोहर किस खड़िया गांव का प्रधान होता है। तो ढेलकी खड़िया का भी, दूध खड़िया का भी। इसका मतलब है कि सी सही है। ढोकलो सोहर ढेलकी खड़िया एवं दूध खड़िया दोनों का प्रधान होता है। खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति खड़िया राजा होता है। कौन होते हैं, खड़िया राजा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। जो भी कथन सही है उसको टिक लगाइए। तो कह रहा है कि खड़िया झारखंड की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है। नहीं, कौन से नंबर की है, 5वीं है ना, चौथा तो वो है तो 5वीं है। हाँ, 5वीं है। और दूसरा है कि खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है, अतः इसके शासन पद्धति में भी पढ़ा शासन व्यवस्था का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हाँ, ये ठीक है, पहला तो गलत था, ये ठीक है। तीसरा है खड़िया जनजाति मुख्य 3 भागों में विभाजित है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और सबर खड़िया। हाँ, सही है। तो हम कहेंगे कि दूसरा और तीसरा कथन सही था और केवल पहला कथन, तीसरा कथन क्या क्वेश्चन था, हम लोग गड़बड़ कर गए क्या। कौन सा कथन सही है। हाँ, तीसरा कथन सही है तो दूसरा भी कथन गलत है इसका मतलब। तो डी इसका आंसर बता रहा है। व्याख्या देखिए, खड़िया झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है, अतः इसके शासन पद्धति में भी मुंडा मान की व्यवस्था का रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो फिर गलत कैसे हुआ, सही ना हो गया, तो ये ना होना चाहिए। फिर दूसरा तो सही है। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है, एक दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया तथा सबर खड़िया। जाने दीजिए, ऑप्शन क्या दिया है उसको टेंशन मत लीजिए। व्याख्या देखिए, व्याख्या को एक बार पढ़ के याद कर लीजिए। ऑप्शन में यहाँ गड़बड़ हमको लग रहा है। ठीक है, खड़िया झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। काम खत्म, पहला स्टेटमेंट गलत था, सही हो गया। खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति के एक उपशाखा है, अतः इसके शासन पद्धति में भी मुंडा मान की व्यवस्था का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, सबर खड़िया। बिल्कुल सही, इसको पढ़ के इसी को याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि वो गलत बताना है। ठीक है, तो पहला है कि 1934-35 में खड़िया जनजाति के लोगों की एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई गई जिसे सोहर कहा गया। हाँ, कहा गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य खड़िया समाज को सशक्त एवं मजबूत बनाना था। इस बैठक में जाति प्रथा का समर्थन किया गया लेकिन पंचायती राज प्रणाली का विरोध किया गया। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही सही है और हमसे गलत छाटने बोला था, तो मेरा दोनों कथन सही है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये आंसर भी गलत है इनका दिया हुआ।
1934-35 में खड़िया जनजाति के लोगों की एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई गई थी, ठीक है, जिसे ढोकलो कहा गया था। इसका उद्देश्य खड़िया समाज को सशक्त एवं मजबूत बनाना था। इस बैठक में जाति प्रथा का समर्थन किया गया था, लेकिन पंचायती राज प्रणाली का विरोध किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसको रट लीजिए। बाकी अगर स्टेटमेंट के अलावा ऑप्शन इधर उधर है तो उसका भागीदारी हम नहीं है। अगला है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि फिर गलत जो स्टेटमेंट है उसको आपको टिक लगा के चलना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है कि ढोकलो सोहर खड़िया जनजातीय महापंचायत का प्रमुख होता है तथा बड़े मुकदमों पर निर्णय अपने मंत्रियों के परामर्श पर देता है। हाँ, ये सही है। तो दूसरा है, तिंजौकड़ यह राजा का सचिव अर्थात मंत्री होता है। गलत। लिखाकड़ यह राजा का खजांची होता है तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। ऐसे काम तो इसका यही करना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि ये भी गलत है। दीवान यह राजा का प्रशासकीय सलाहकार होता है। ये ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि 2 और 3 सही है, बाकी गलत है, या 2 या 3 गलत है, बाकी सही है ना। यही तो असत्य ही करने बोला था ना। ढोकलो सोहर खड़िया जनजातीय महापंचायत का प्रमुख होता है। स्टेटमेंट रटिए। तथा बड़े मुकदमों पर निर्णय अपने मंत्रियों के परामर्श पर देता है। ये सही था। लिखाकड़ को रटिए। तिंजौकड़ आदि इसके सलाहकार होते हैं। लिखाकड़ के बारे में कहा गया है कि यह राजा का सचिव अर्थात मंत्री होता है, और तिंजौकड़ के बारे में कहा गया है कि यह राजा का खजांची होता है तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। दीवान के बारे में कहा गया कि यह राजा का प्रशासकीय सलाहकार होता है। तो लिखाकड़ का बारे में क्या बोला कि यह राजा का सचिव अर्थात मंत्री है, और तिंजौकड़ जो है वो खजांची है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों की शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है। अशुद्ध परिवार मतलब क्या, कोई गलती किए हैं, समाज से बाहर निकाल दिया गया है तो उसको अशुद्ध परिवार कहते हैं। उसको समाज में वापस लेने के लिए कुछ क्या बोलते हैं, भोज करना पड़ता है या कंपेंसेशन का कुछ राशि देना पड़ता था, तो उसी को कहते थे शुद्धिकरण। तो ये काम कौन करवाता था, ड्यूरी कराता था, महतो कराता था, पाहन कराता था कि करटाहा कराता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि करटाहा कराता था। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य करटाहा करता था। रेड का पद न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता था। अभी कौन सा पद है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए पढ़ करके। डंडिया, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है। ठीक है। ड्यूरी, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रशासनिक प्रमुख को ड्यूरी कहा जाता है। नहीं, तो पुजारी होता था। भगत या करटाहा या प्रधान महतो एवं ड्यूरी के कार्यों में मदद करता था। हाँ, बिल्कुल करता था। तो अब हम लोग इसका आंसर देख लें तो हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, बाकी क्या है, गलत है। तो अब व्याख्या देखेंगे। डंडिया के बारे में याद कीजिए। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है। डिहुरी के बारे में याद कीजिए। पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रमुख को डिहुरी कहा जाता है। भगत या करटाहा के बारे में याद कीजिए कि यह प्रधान या महतो एवं डिहुरी के कार्यों में मदद करता है। ठीक है, ये प्रधान या महतो का सहायक है, उसके कार्य में मदद करने के लिए इसका पद बनाया गया है। ठीक है, और अभी हम लोग देखे थे कि अशुद्ध परिवार को गांव में वापस लाने का भी काम यही कर रहा था। अब अगला क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना सोहर तक पहुंचाता है, यानी कि बैठक तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तो करटाहा का काम है ये। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना सोहर तक पहुंचाता है। अगला है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है, उसको पढ़िए। पहला पढ़िए, पहले क्वेश्चन, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, प्रशासन की उच्च इकाई खूंट कहलाती है जो अंतर ग्रामीण पंचायत है। इसका गठन खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर किया जाता है। सब कुछ सही है, लेकिन ये सबसे ऊंच नहीं है, मतलब दूसरे नंबर की इकाई है। ठीक है। अगला है कि खूंट स्तर पर खड़िया घाट प्रमुख होता है तथा ग्राम स्तर पर निपटाए नहीं जाने वाले विवादों को इसके द्वारा निपटाया जाता है। ये ठीक है। खड़िया घाट अंतर ग्रामीण परिसंघ या पंचायत है, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। ये भी सही है। तो हम लोग कहेंगे कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हम लोग का सही है, बाकी गलत है। तो दूसरा और तीसरा इसके पास जाएगा।
प्रशासन की दूसरी इकाई, पहली इकाई नहीं, उच्च इकाई नहीं, दूसरी इकाई खूंट कहलाती है, जो अंतर ग्रामीण पंचायत है। इसका गठन खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर किया जाता है। खूंट स्तर पर खड़िया घाट प्रमुख होता है तथा ग्राम स्तर पर निपटाए नहीं जाने वाले विवादों को इसके द्वारा निपटाया जाता है। खड़िया घाट अंतर ग्रामीण परिसंघ या पंचायत, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं, वैसा ही है। अगला है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, उसको बताइए। तो पहला पढ़िए, प्रधान या धीरा यानी कि ग्रामीण पंचायत का प्रमुख है। इसका पद वंशानुगत होता है। यह शादी विवाह, लड़ाई झगड़े, संपत्ति विवाद का निर्णय देता है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि पाहन या कालो या गांव का धार्मिक प्रमुख होता है तथा विभिन्न अवसरों जैसे कि कर्मा पूजा, फागु पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ कराता है। तो पाहन या कालो का काम यही है। तो इसका सही आंसर है कि हम लोग का दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो सी को हम लोग ऑप्शन लगा के चलेंगे, लेकिन सर के हिसाब से डी है, और जो कि मिस प्रिंट है। क्योंकि देखिए, प्रधान या महत्व के बारे में डेफिनेशन पढ़िए। यह धीरा का प्रमुख है, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ था। इसका पद वंशानुगत होता है, ये भी सही है। ये शादी विवाह, लड़ाई झगड़े, संपत्ति विवाद पर निर्णय देता है, तो ठीक है। तो फिर ये गलत कैसे हो गया, इसलिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको हटाइए। पाहन या कालो, यह गांव का धार्मिक प्रमुख होता है तथा विभिन्न अवसरों जैसे कि कर्मा पूजा, फागु पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ करवाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। अगला है, कौन सा ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। तो देखिए 1934-35 में जो सभा हुआ था उसमें कह रहा है कि क्या ये लोग माने थे और क्या नहीं माने थे। तो आप बताइए कि क्या गलत है उस समय के हिसाब से। तो जानिए कि पंचायती राज इलेक्शन का विरोध ये लोग किए थे, बिल्कुल किए थे। पंचायती राज का समर्थन किए थे, नहीं किए थे, ठीक है। और जाति प्रथा का समर्थन किए थे, हाँ किए थे। मुंडा मानकी को स्वीकार किए थे, हाँ किए थे। तो क्या नहीं किए, तो पंचायती राज का समर्थन नहीं किए थे, इसका विरोध किए थे। जाति प्रथा का समर्थन ये लोग कर दिए थे। तो ढोकलो सोहर महासमिति ने पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। अगला है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा मेल गलत है। तो ग्राम स्तर में धीरा सही है, खूंट स्तर पर महापंचायत, ढोकलो स्तर पर अंतरग्रामीण पंचायत और पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत। दूसरा और तीसरा गलती है, पहला और चौथा सही है। तो देखते हैं आगे। सी नंबर है कि दूसरा और तीसरा सही है। तो ग्राम स्तर धीरा सही है, खूंट स्तर अंतरग्रामीण पंचायत सही है, ढोकलो स्तर पर महापंचायत सही है, और पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत या उरांव की पढ़ा शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर वहाँ भी है। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन इधर जो भी है उसको छोड़िए। ग्राम स्तर पर धीरा याद कीजिए, खूंट स्तर पर अंतरग्रामीण पंचायत याद कीजिए, ढोकलो स्तर पर पढ़ा पंचायत और पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत, ठीक है। अगला है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन मेल गलत है, कौन सा मेल गलत है, ठीक है। तो सोहर को तो राजा कहते हैं और दीवान को प्रशासनिक सलाहकार कहते हैं। अब यही दोनों इंटरचेंज होगा और गलत होगा। चलिए इसका व्याख्या देखिए। तो लिखाकड़ जो है, लगता है कि लिखाकड़ है तो लेखा जोखा रखता होगा, नहीं। लिखाकड़ है तो वो सचिव है और तिजोकड़ है तो आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। उल्टा चल रहा है, ठीक है। अब चल रहा है तो चलने दीजिए, हमको याद करके चलना पड़ेगा। ये हुआ समाप्त, यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था। किसकी शासन व्यवस्था है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो लोगों की शासन व्यवस्था है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, हो जनजाति की शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा मान की शासन व्यवस्था। हो जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था मुंडा मान की व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। किस शासन व्यवस्था को विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य क्या होता है, वो बताइए। तो ये डी नंबर सही है कि यह गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है तथा ग्राम से जुड़े सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य संपन्न कराता है, ठीक है। अगला है, हो गांव की सरना, अखरा एवं शासन की देखभाल का प्रबंध कौन करता है। तो गांव का है तो मुंडा ही करेगा। मुंडा हो गांव की सरना, अखरा एवं शासन के देखभाल करता है।
अगला है कि मुंडा मानकी स्वशासन व्यवस्था में वसूली राजस्व में से मानकी को कितने प्रतिशत कमीशन पाने का हक है। तो मानकी जो है वो 10% रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मानकी को राजस्व वसूली का 10% कमीशन पाने का हक है, यानी कि वो जमा किया है तो उसको 10% रख करके बाकी वो आगे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पढ़िए तो पहले सत्य पढ़ना पड़ेगा। मुंडा किसी भी विभाग के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में मदद तथा सहयोग प्रदान करता है। मुंडा अपने गांव में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है। हाँ, रखता है। ग्राम के रैयत अपने अधिकार से बाहर कोई अनुचित कार्य नहीं करे, इसकी जानकारी लेना मानकी का काम है। जब गांव का रैयत है तो मानकी क्यों यहाँ घुसेगा, यहाँ भी तो मुंडा ही काम ना निकलवाएगा, तो ये हो गया गलत। अगर गांव में कोई भी रैयत अपने अधिकार से ज़्यादा कोई अनुचित कार्य कर ले रहा है तो मुंडा ना गांव के बारे में पता करने का काम है, तो मुंडा ना यहाँ करेगा, तो गलत हो गया। तो सी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि सही है आंसर। यहाँ ग्राम स्तर की बात हो रही है और ग्राम स्तर पर मुंडा कार्य करता है, इसलिए ग्राम के रैयत अपने अधिकार से बाहर कोई अनुचित कार्य करें, इसकी जानकारी लेना मुंडा का काम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, मुंडा मानकी व्यवस्था में मुंडा का सहायक कौन होता है। तो डाकुआ होता है, रट जाइए। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में डाकुआ मुंडा का सहायक होता है। डाकुआ के द्वारा ही मुंडा गांव वालों को किसी बैठक मामले के बारे में सूचित करता है। बोलता है कि जाओ सबको डाक के बुला के लाओ। हम लोग के लैंग्वेज में डाकना मतलब किसी को बुलाना ना, तो डाकुआ का नाम इसी पे पड़ा है, बुलाने वाला, डाकुआ। ठीक है, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुंडा मानकी यानी कि हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है पढ़िए। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है। हो जनजाति मूलतः मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है, अतः मुंडा और हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मामूली अंतरों के साथ मुंडा मानकी ही कहलाती है। तो सही है, दोनों कथन सही है। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों को दोनों कथन सही है, सी सही है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। हो जनजाति मूलतः मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है, अतः मुंडा और हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मामूली अंतरों के साथ मुंडा मानकी ही कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको पढ़िए ध्यान से और स्टेटमेंट पढ़िए। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह मुंडा के बारे में बता रहा है कि यह ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है तथा ग्राम से जुड़े सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य संपन्न कराता है। तो बिल्कुल सही। डाकुआ के बारे में कह रहा है कि यह मुंडा का सहयोगी है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही। दिवरी के बारे में बता रहा है कि यह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराता है। तो बिल्कुल सही। यात्रा दिवरी के बारे में कह रहा है कि यह धार्मिक कार्य संपन्न कराने में दिवरी का सहयोगी होता है। तो ये कथन भी सही है। तो कहें कि सभी के सभी कथन क्या हैं, सही हैं। तो हम कहेंगे उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अब एक बार में पढ़िए मुंडा के बारे में। मुंडा के बारे में, यह ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है तथा ग्राम सभा से जुड़े सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य संपन्न करता है। डाकुआ के बारे में कहें तो यह मुंडा का सहयोगी है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव तक पहुंचाता है। दिवरी के बारे में कहें तो यह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराता है। यात्रा दिवरी के बारे में कहें तो यह धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाले दिवरी का सहयोगी होता है। इसको रट जाइए। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। तो पहला कहता है कि पढ़ा स्तर पर अगर हम बात करें तो हो जनजाति में 10 से 12 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। तो 10 से 12 गांव नहीं होता है, 15 से 20 गांव होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। पंचायत में अंतर ग्रामीण पंचायतों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। हाँ, किया जाता है। पंचायत की बैठक में सभी क्षेत्र के मुंडा एवं डाकुआ भाग लेते हैं तथा निर्णय सर्वसम्मति से किया जाता है। यहाँ के मुख्य अधिकारी मानकी होते हैं। हाँ, होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। ठीक है, 2 और 3 जो स्टेटमेंट था सही था, पहला स्टेटमेंट गलत था। पूरा व्याख्या देखिए। पढ़ा स्तर पर अगर कहें तो हो जनजाति में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा या पट्टी पंचायत का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। बिल्कुल सही।
पंचायत में अंतर्ग्रामीण पंचायतों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। पंचायत की बैठक में सभी क्षेत्र के मुंडा एवं डाकुआ भाग लेते हैं तथा निर्णय सर्वसम्मति से किया जाता है। यहाँ के मुख्य अधिकारी मानकी होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 11वें नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब ना आंसर। पहला, हो मुंडा जनजाति में पाई जाने वाली यह शासन व्यवस्था विश्व के प्राचीनतम राजतंत्रीय शासन व्यवस्था यानी कि गणतंत्रीय, जहाँ लोग सब मिल करके उनका भी विचार देखा जाता है, उसको गणतंत्र कहते हैं, व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। तो हाँ, माना जाता है। दूसरा कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मूलतः 2 स्तरों पर विभाजित किया जाता है, ग्राम स्तर पर एवं पढ़ा स्तर पर। तो जानिए कि ये 2 स्तर का नहीं है, वो 3 स्तर का होता है। कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। एक होता है 3 मानकी। यहाँ 3 मानकियों की समिति होती है जहाँ मानकी द्वारा अनिर्णित मामलों का निपटारा किया जाता है। ये किताब में ये डेफिनेशन नहीं दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 3 स्तर का होता है, 2 स्तर का नहीं होता। अब ये क्या दिए हैं वो यही जाने, आगे पढ़ते हैं हम लोग। हो मुंडा जनजाति में पाई जाने वाली यह शासन व्यवस्था विश्व के प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण मानी जाती है। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मूलतः 2 स्तरों पर विभाजित किया जाता है, ग्राम स्तर एवं पढ़ा स्तर। हम इसको काट देंगे, ठीक है, ये लाइन को काट देंगे। ऐसे देखिए, किताब कोई भी हो, झारखंड के सभी किताब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, कहीं कलेक्शन में गड़बड़ हो गया है, तो इतना इग्नोर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि कोई एक किताब ले आए उसमें कोई एरर ही नहीं मिले, बिल्कुल सही मिले, तो ऐसा कोई झारखंड की किताब नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्तरीय नहीं होके 2 स्तरीय 2 स्तरीय नहीं होके 3 स्तरीय होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ेंगे, मतलब अगर कहें तो पहला स्टेटमेंट सही था और दूसरा गलत था। ऑप्शन तो सर ठीक ही लेके चले हैं, लेकिन स्टेटमेंट में यहाँ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अगला है मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। अब सही देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला है कि आरंभ में मुंडा मानकी द्वारा किसी प्रकार की लगान वसूली का कार्य नहीं किया जाता था। हाँ, पहले नहीं होता था। दूसरा, नागवंशी राजाओं ने मुंडा मानकी की सहायता एवं जागीरदारों की मदद से लगान वसूली का कार्य आरंभ किया। हम लोग पढ़े थे ना कि नागवंशी राजा लोग पर मालगुजारी जब परमानेंटली पड़ने लग गया तो अब क्या करें, हर महीना राजकोष से निकाल के देंगे ये लोग ना, राजकोष ही पूरा खाली हो जाएगा। तो अब ये कहे कि ठीक है हम देंगे तो पब्लिक से भी लेंगे, तो पब्लिक से लेने के लिए फिर अधिकारी लाइए, तो अधिकारी लाए, इन लोगों का सहायता से लगान मांगने के लिए भेजे इन लोग को, यही था। अब 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद इस क्षेत्र के लगान जमींदार वसूलने लगे, जो कई प्रकार से हो जनजाति का शोषण करते थे। ये तो आप पढ़े ही हैं। फिर आगे चल के हो का बहुत सारा विद्रोह पढ़िएगा कि राजा को नाक में दम कर देते हैं लोग, बहादुर तो होते ही थे। अगला है 1843 ईस्वी में विल्किंसन रूल के द्वारा अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में फिर से मुंडा मान की व्यवस्था को पुनर्बहाल किया। तो ये विल्किंसन रूल क्या 1843 में आया था? बिल्कुल याद कीजिए, 1833 में आया था, गड़बड़ हो गया ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो कौन सा बी सही है कि 1, 2 और 3 सही था, चौथा गलत हो गया था ना। आरंभ में मुंडा मानकी द्वारा किसी प्रकार के लगान वसूली का कार्य नहीं किया जाता था। ठीक है, नागवंशी राजाओं ने मुंडा मानकी की सहायता एवं जागीरदारों की मदद से लगान वसूली का कार्य आरंभ करवाया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद इस क्षेत्र के लगान जमींदार वसूलने लगे। देखिए, 1793 के बाद सभी राजा एकदम बाध्यकारी हो गए कि अंग्रेजों को लगान देना ही है, तो उन लोग जमींदार रख दिए कि जाओ कर वसूल के लाओ, जो कई प्रकार से हो जनजाति का शोषण करते थे। अब आप जमींदारी प्रथा के बारे में पढ़े होंगे कि शाम तक अगर जमींदार जो राशि देना नहीं देता था तो जमींदारी नीलाम हो जाता था। तो जमींदार पे प्रेशर था, वो अपना प्रेशर किस पे जाके दिखाएगा? लोगों पर। 1833 में विल्किंसन रूल के द्वारा अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में फिर से मुंडा मान की व्यवस्था को पुनर्बहाल किया। ठीक है, काम सब गड़बड़ भी यही करेंगे और सुधारने का ढोंग भी यही करेंगे, है ना। अगला, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी निम्न में से किसके माध्यम से मुंडाओं द्वारा लिया गया लगान वसूलता है? तो इसका सही आंसर तहसीलदार। अभी भी नाम सुनते होंगे, ये पद गया नहीं है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में लगभग 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण होता है, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। मानकी तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं द्वारा लिया गया लगान वसूलता है। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था यहाँ होता है समाप्त। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं और बाकी जो बच गया है उसको अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज इसको इतना ही कंप्लीट कीजिए आप लोग,
और इसके अलावा जो सेट पेपर दे रहे हैं उसको भी कवर कर लेते तो बहुत बढ़िया रहता, सेट लगाना चाहिए। क्योंकि आप इस सब क्वेश्चन को साक्षात उसमें एक दो ठो देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी कलेक्शन वैसे ही रहता है, वो भी वैसे ही रहता है। तो आप सेट पेपर ज़रूर लगाइए, जो जो टॉपिक आपका थोड़ा कमज़ोर है उसको पढ़ते जाइए। आप लोग में से एक जन मैसेज किए थे CNT SPT एक्ट, एकदम एकदम जल्दी से जल्दी उसको भी शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।